घाजी, किस्त नंबर 10। ये बहुत अहम मालूमात थीं जो हमारे आने वाले मिशनों में बहुत मददगार साबित हो सकती थीं। तरबियत याफ्ता फौजी तो काफी मोहतात होते हैं, लेकिन सिविलियन मुलाजिम लापरवाही बरतते हैं और उन्हें काबू करना आसान होता है। और भी बहुत सी अहम मालूमात उन्होंने मुझे दी। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग के बाद हमने अपनी अपनी राह ली। मैंने 2 दिन बाद उन्हें उसी जगह मिलने को कहा। इन 2 दिनों में उन्हें मकान किराए पर लेकर शिफ्ट होना था। फाइलें तो मेरे कब्जे में आ चुकी थीं, मगर एक परेशानी ऐसी थी जिसका हल नजर नहीं आ रहा था। मुझे ये फाइलें अपने कॉन्टैक्ट के हवाले करनी थीं। कॉन्टैक्ट ने ये फाइलें मेरे सीनियर्स जो लाहौर में थे उन्हें पहुंचानी थीं, मगर बॉर्डर तो उसी रास्ते से क्रॉस करना था, और अगर भारतीय बॉर्डर फोर्स के हत्थे चढ़ जाती तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जानी थी। और पाकिस्तान को इतने अहम कीमती राजेश भी नहीं मिल सकते थे। उस वक्त फोटोकॉपी वाला सिस्टम नहीं होता था, और अगर था भी तो मगरबी ममालिक में, और मेरे पास कैमरा भी नहीं था, और इतना महंगा कैमरा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, वरना तस्वीरें ही उतार लेते। बहुत सोच सोच कर मैंने फैसला किया कि काम है तो दिक्कत तलब, लेकिन इसे कॉन्टैक्ट को देने से पहले पूरा जरूर करना है। तरबेला में मुलाजमत के दौरान हम एक न्यूज़पेपर हफ्त रोजा निकालते थे जो जंग प्रेस में छपता था। किताबत तो लिथो में होती थी, लेकिन छपता ऑफसेट पर था। रिसाले में जो तस्वीरें छपने के लिए देते थे उन्हें नोनो फिल्म पर मुंतकिल किया जाता था। फोटो फिल्म बिल्कुल नेगेटिव की तरह होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन उसमें तस्वीर पॉजिटिव होती थी, और वही फोटो फिल्म छपाई के लिए यूज होती थी। अब मुझे किसी ऐसे ही न्यूज़पेपर की तलाश थी जो फोटो फिल्म ऑफसेट पर छापता हो। मैंने एक बुक स्टॉल पर जाकर न्यूज़पेपर और रिसाले देखना शुरू कर दिए। आखिरकार एक मशहूर फिल्मी माहनामा मिला जो ऑफसेट पर छपता था। मैंने उसका एड्रेस नोट कर लिया। आसिफ अली रोड पर उसका ऑफिस था। मैं उसके ऑफिस जा पहुंचा। बजाय मालिकान और चीफ एडिटर के मैं वहां के चपरासी के जरिए कातिबों के कमरे में गया और एक कातिब से जो शक्ल से मुसलमान लगता था फोटो फिल्म बनाने वाले आदमी के बारे में पूछा। उसने उसका नाम और पता बता दिया। ये दफ्तर का मुलाजिम नहीं था, बल्कि उसके अपने आलात और अपनी दुकान थी, और वो मुख्तलिफ रिसालों और अखबारों के लिए फोटो फिल्म बनाता था। मैं उसके पास पहुंचा और अर्जेंट फोटो फिल्म बनाने की बात की। मेरी दोनों फाइलों में 200 से ज्यादा सफ़हात थे। मैंने उसे साइज बताया तो उसने कहा कि आप फुल साइज के बजाय पोस्ट कार्ड साइज में बनवा लें, तो लागत भी कम आएगी और वक्त भी निस्बतन कम लगेगा। मैंने उसे उस रकम से ज्यादा देने का वादा किया, लेकिन 2 शर्तों के साथ कि ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों में काम खत्म करना होगा और फोटो फिल्म बनाने के दौरान मैं मौजूद रहूंगा। पैसों के लालच में उसने दोनों बातें मान ली। उसके 3 असिस्टेंट भी थे, उन्हें भी उसने रोक लिया। मैं फौरन लोधी होटल आया और फाइलों में से कागजात निकालकर नंबर लगाए और उसके स्टूडियो जा पहुंचा। मैंने फाइलों का एक एक कागज अपनी निगरानी में रिड्यूस करवाया और फिल्म बनने के तमाम मराहिल अपनी निगरानी में करवाए। जब तक उनमें काम करने की सख्त रही वो काम करते रहे। कागजात को रिड्यूस करने का मरहला पूरा होने के बाद तमाम कागजात अपने कब्जे में किए। बाकी मराहिल बाद में तय हुए। जो बाकी रह गया वो अगले दिन मुकम्मल किया। न उन्होंने मुझसे पूछा कि इतने ज्यादा कागजात की फोटो फिल्म क्यों बनवा रहे हो, और न मैंने उन्हें बताया। ये सारा काम महज रुपयों की चमक से हुआ। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की जैसे आजकल बंगालियों और अफगानियों को पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड बनाकर पाकिस्तानी बनाया जा रहा है। गैर मुल्की दहशतगर्दों के पास भी पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड हैं। सिर्फ कराची में 1 लाख से ज्यादा गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तानी बनाया जा चुका है। सऊदी अरब में स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाने वाले अफराद जिनके सर कलम कर दिए गए, सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। हालांकि दरहकीकत वो पाकिस्तानी बाशिंदे नहीं थे, लेकिन पैसों की चमक के जोर पर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लिए। मैंने तमाम फोटो फिल्म तरतीब वाइज एक डिब्बे में महफूज कर ली और तमाम कागजात को भी तरतीब से फाइल कर दिया। मैंने दोनों फाइलों को इस तरह बांध दिया कि पानी में गिरने से भी खराब ना हो। मुकम्मल वाटर बनाने के बाद मैंने उन्हें एक थैले में से दिया। अब मैं मुतमिन था। अव्वल तो ये फाइलें मेरे सीनियर्स तक पहुंच जाएंगी।
अगर न पहुंच सकें तो उसका मुतबादिल फोटो फिल्म की सूरत में मेरे पास मौजूद था, जो मैं किसी और जरिए से पाकिस्तान भिजवा सकता था। मैंने खुफिया रोशनाई से अहमद नगर मिशन की कामयाबी और दीगर अहम मालूमात लिखी। मुकर्ररा वक्त पर मेरे साथी मुझे उसी रेस्टोरेंट में मिले। वो उस मकान में शिफ्ट हो गए थे। कुछ फर्नीचर मालिक मकान ने दिया और कुछ उन्होंने खरीद लिया था। मैंने अपनी डाक में अखराजात की तफसीलात लिख दी थी। मुझे और मेरे साथियों को मजीद रकम की जरूरत थी, क्योंकि अब मुझे दिल्ली के ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल बढ़ाना था और मेरे साथियों ने भी अपने मिशनों की तकमील की तरफ बढ़ना था। हम सबको अब अपने कांटेक्ट का इंतजार था। ट्रांसमीटर पर मेरे पहले राब्ते के बाद मुझे उम्मीद थी कि हमें मजीद हिदायत मिलेंगी। मेरे दोनों साथी झांसी और बाबिना जाने के लिए बेताब थे ताकि अपना मिशन पूरा कर सकें, लेकिन मैंने उन्हें डाक मिलने तक इस इरादे से रोके रखा कि मुझे नहीं लगता था कि किसी छावनी में एक दो धमाके करवाकर दुश्मन को चौकस न कर दें। अलावा अज्जी बारूद और धमाका खेज मवाद हमें भारत में अपने हमदर्दों से हासिल करने थे, जिनके हुसूल के लिए मुझे उनसे राब्ता करना था। मैं चाहता था कि ये काम मौखर कर दिया जाए। बहरहाल मेरे चाहने या न चाहने की बात न थी, बल्कि हमें ऊपर के अहकामात पर अमल करना था। कांटेक्ट की आमद में 2 दिन रह गए थे। मैंने इन 2 दिनों की शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारी। अब मैंने अपनी पूरी तवज्जो सर्विसेज होटल में दाखिल होने और वहां अपनी वाकिफियत बनाने पर मरकूज कर दी थी। मुकर्ररा दिन और पर हमें कांटेक्ट मतलूबा जगह पर मिला और उसने इशारे से बताया कि एक और आदमी भी उसके साथ है जो थोड़ा फासले पर खड़ा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं उस दूर खड़े आदमी के पास से गुजरा और सिगरेट जलाने के लिए उससे माचिस मांगी। जवाबन उसने कहा कि माचिस तो लीजिए और सिगरेट मुझे भी दीजिए। ये हमारा नए आदमी के लिए मुस्तकिल कोड था। सही जवाब मिलने पर मैंने उसे एक सिगरेट दी और दूसरा खुद सुलगाकर टहलता टहलता वापस आ गया। कांटेक्ट वहीं खड़ा था। मैंने अपने एक साथी को इशारा किया जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। वो मेरे सामने से गुजरकर दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ जहां कांटेक्ट उसे नहीं देख सकता था। डाक उसके पास थी। मैंने कांटेक्ट से अपनी डाक ली और उसे कहा कि उस जानिब चलें जिधर मेरा साथी खड़ा था। पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। उधर कांटेक्ट का साथी भी फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने अपने साथी के पास से गुजरते हुए डाक उसे थमाई और भेजने वाली डाक का पैकेट उससे ले लिया। मेरा साथी फौरन वहां से घर की तरफ रवाना हो गया और भेजने वाली डाक का पैकेट लेकर मैं कांटेक्ट के पास आ गया। किसी की नजर में आए बिना मैंने पैकेट उसके हवाले किया। इससे पहले मैं कांटेक्ट को नई जगह फिर मिलने के लिए बता चुका था। पैकेट लेकर कांटेक्ट फौरन वहां से चल पड़ा। मैंने देखा कि उसका साथी कुछ फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा है। मैं दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाके में भी कांटेक्ट से मिल सकता था, मगर मैंने किसी की नजर में आए बिना और किसी भी किस्म का खतरा मोल लिए बिना इस जगह का इंतखाब किया था ताकि कोई शक न कर सके। बहरहाल ये मरहला भी खैर व आफियत तय हो गया था। मेरा साथी मुकर्ररा टाइम पर अपने घर से बाहर मेरा मुंतजिर था। मैंने उससे पैकेट लिया और अपने होटल आ गया। इसमें कुछ जरूरी हिदायत और 30,000 रुपए थे। 20,000 मेरे साथियों के मिशनों के लिए और 10,000 मेरे लिए थे। हमें रकम तो खासी मिल गई थी, मगर हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना और देना पड़ता है। गालिबन हफ्ते की एक शाम थी जब अशोक होटल में एक तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसमें फ्लोर डांस भी था। इस प्रोग्राम में दाखिला टिकट पर था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़ों को ही टिकट मिल सकती है। मुझे एक खातून साथी की तलाश थी जो अशोका की लॉबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की लड़कियां आमतौर पर लॉबी में बैठी मिल जाती थीं और वो ऐसे अफराद की तलाश में रहती थीं जो उनका शाम का खर्च उठा सके। मैंने भी वहां से एक लड़की को दावत दी। वो फौरन मान गई। मैंने टिकट लिए और होटल में दाखिल हो गए और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हॉल में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर बाद फ्लोर पर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक जोड़ा भी वहां मौजूद था। शौहर बूढ़ा और बीवी जवान।
और वो मयनोशी में मसरूफ थे। मैंने अपनी साथी लड़की को डांस की दावत दी। वो फौरन खड़ी हो गई। हम दोनों फ्लोर पर आ गए। स्कोर डांस के लिए शुरू हुई और ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज होती गई और बिलाखिर उस दौर के रॉक एंड रोल पर खत्म हुई। बूढ़े शौहर पर महफिल असर कर चुकी थी। वो अपनी साथी के हमराह फ्लोर पर आ गया। रॉक एंड रोल पर नाचते हुए वो जल्दी ही हाँफने लगा। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मगरिबी उसूल के मुताबिक मैंने उस बूढ़े की पीठ में उंगलियां बजा दी। वो उस औरत से अलग हो गया और वो मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो मैं उस औरत को उसके टेबल पर छोड़ने गया, अपना तारुफ करवाया और दोनों का शुक्रिया अदा किया। उस औरत ने मुझे अपने टेबल पर बैठने की दावत दी और मैं उनके साथ बैठ गया। दौराने गुफ्तगू मालूम हुआ कि मौसूफ एक ठेकेदार हैं और खातून उनकी बेगम है। ऑर्केस्ट्रा की तेज धुन ने हॉल में उधम मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार ने मेरे अपनी बेगम के साथ तारुफ और फरी होने और डांस करने को पसंद नहीं किया। मैं उनसे इजाज़त लेकर उठने ही वाला था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है कि ऑर्केस्ट्रा ने पसंदीदा धुन कम सितंबर बजानी शुरू की। ये उस दौर की बात है जब आतिश जवान था। मेरे पांव पे इख्तियार फर्श पर बजने शुरू हो गए। ठेकेदार की बीवी जवान और खासी पुरकशिश थी। उसने मखमूर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं कुर्सी से उठा और साथ ही वो भी उठ गई। हम फ्लोर पर आकर नाचने लग गए। इस धुन पर स्लो डांस किया जाता था और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाया करते हैं। कुछ माहौल का असर, कुछ मायका और कुछ जवानी का जोश। चंद स्टेप लेने के बाद ही उस औरत ने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। मैंने सरगोशी में उससे उसका नाम पूछा तो उसने आशा बताया। मैंने उसे कहा कि लगता है तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मेरे साथ नाचना पसंद नहीं किया। वो सिवाय नापसंद करने के और कर भी क्या सकता है। उसने बड़े झोमानी अल्फाज में जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मैंने अकबर होटल में 2-3 बार तुम्हें देखा था और तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुए बिना न रह सका। आज अशोका में तुम्हें दाखिल होते देखा तो रह न सका और लॉबी से एक लड़की हायर की और उसके हमराह अंदर आया, क्योंकि सिर्फ जोड़ों को अंदर आने की इजाजत है। उसने कहा कि मैं तो समझी थी कि वो तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और मखमूर लहजे में बोली, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ठेकेदार की पहली बीवी फौत हो चुकी है और इस बीवी से औलाद उससे उम्र में बड़ी है। मैंने उसे कहा कि शायद तुम बुरा समझो, लेकिन मैं तुम्हारे हुस्न से बहुत मुतासिर हूँ। मैं मुंबई से आया हुआ हूँ और लोधी होटल में क़याम पजीर हूँ। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ। वो शायद इसलिए कि पसंद की कोई औरत मिली ही नहीं। बिल्कुल तन्हा हूँ। मैं चाहता था कि कम टाइम में ज्यादा बातें करके उसे अपनी जानिब राग़िब कर लूं, क्योंकि हो सकता है बाद में ऐसा मौका न मिले। वो मखमूर लहजे में बोली, तुम पहले तन्हा थे, आज के बाद तुम तन्हा नहीं हो। उसने लोधी होटल में मेरा कमरा नंबर पूछा और दोबारा याद दहानी के नाम भी पूछे और नाचते हुए फिर मेरे सीने पर अपना सर टिका दिया। जिन कारीन ने ऊंची सोसाइटी को न देखा हो उन्होंने पढ़ा तो जरूर होगा कि अंग्रेज जाते हुए अपनी लानती जिंदगी की रवायात यहाँ छोड़ गए थे और इन ऊंची सोसाइटी के लोगों ने मगरबी रवायात को अपनाकर मगरिब को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि मगरबी माशरा भी इनकी बेहयाई पर शर्माने लग गया। भारत में तो आधी आबादी स्कर्ट और जीन्स पहनती है। ये मिडिल क्लास लोग हैं। अपर क्लास वाले तो यूरोप से बहुत आगे निकल गए हैं। भारतीय फिल्में मेरी बात की गवाही देंगी। जो उरियानियत मगरबी फिल्मों में नहीं देख पाते वो भारतीय फिल्मों में देखने को मिलती हैं। नाच खत्म हुआ तो मैं आशा को उसके टेबल पर छोड़कर अपने टेबल पर आ गया। मेरी पेड फ्रेंड उस वक्त व्हिस्की और बियर पीकर मदहोश हो चुकी थी। मैं खुद भी अब इस माहौल से निकलना चाहता था। अशोका और अकबर होटल में उन दिनों कोई भी जोड़ा 200 रुपये में रात गुजारने की सोच भी नहीं सकता था। कम टिकट और तफरीही प्रोग्राम की वजह से निचली क्लास के शोर और गरूल मचाने वाले लोग वहां तूफान बदतमीजी बपा किए हुए थे और ये शोर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने बिल अदा किया और पेड गर्लफ्रेंड को कोई और शिकार ढूंढने के लिए लॉबी में छोड़ दिया और खुद अपने होटल वापस आ गया।
अगली सुबह 11 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। मैं हैरान था कि मुझे फोन करने वाला कौन हो सकता है। मैंने फोन उठाया तो आशा थी। उसकी आवाज से लगता था कि अभी तक उसका नशा नहीं उतरा। रस्मी कलामात के बाद उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे होटल आ रही हूँ और लंच तुम्हारे साथ ही करूंगी। मैंने उसे लॉबी में मिलने को कहा और तैयार होकर लॉबी में आ बैठा। थोड़ी ही देर में वो पहुंच गई और हम कॉफी शॉप के एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने उसे कहा कि रात भी तुम्हारा शौहर मेरे नाचने पर नाराज था और अब तुम यहाँ मिलने आ गई हो। वो हंसने लगी और बोली, जयचंद उसके शौहर का नाम था, कि नाराजगी और गुस्सा शराब के नशे के उतरने के साथ खत्म हो जाता है। ही इज नॉट अ मैन। उसने कहा कि वो जानता है कि उसका मेरे साथ निभाह सिर्फ इस सूरत में हो सकता है। ही कीप्स हिज आईज एंड ईयर्स शट। ऊंची सोसाइटी की जवान बीवी और बूढ़ा शौहर की लाइफ आशा ने अंग्रेजी के चंद अल्फाज में बयान कर दी थी। एक टेबल पर बैठे हम अपनी अपनी ख्वाहिशात और मंसूबों का प्लान कर रहे थे। गुफ्तगू का आगाज मैंने किया। आई बिलीव आई एम नॉट द फर्स्ट मैन इन योर लाइफ अदर देन योर हस्बैंड। ये सुनकर वो हंसने लगी और कहा, इफ यू थिंक सो यू आर अ फूल। वो बिला झिझक मुझे बताने लगी कि मेरा शौहर ठेके लेने के लिए साहिब इख्तियार अफसरान की अक्सर पार्टियां करता है और उन्हें खौलुश करने के लिए मुझे आगे करता है। साहिब इख्तियार बनते बनते वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर बेकार हो चुके होते हैं। मेरे वालिद भी ठेकेदार थे। उनको अपने ठेकों में नुकसान हुआ तो वो संभल न सके और जयचंद ने माली इमदाद करके मेरे वालिद से मुझे खरीद लिया। अगर जयचंद मुझसे मुखलिस होता तो मैं उम्रों के फर्क के बावजूद एक अच्छी बीवी साबित होती, मगर जयचंद ने ठेकों के हुसूल के लिए मुझे बेचना शुरू कर दिया। अब हम दोनों में एक समझौता सा हो गया है कि मैं उसकी दी हुई पार्टियों में उसके लिए ठेके हासिल करती हूँ और वो मेरी एक्टिविटीज के मुतालिक कुछ नहीं पूछता। शराब के नशे में अगर कभी कभार उसे गुस्सा आ भी जाता है तो मैं उसकी कमजोरियां उसके सामने कर देती हूँ और वो खामोश हो जाता है। काफी देर बातें करने के बाद जब मैंने उसे लंच के लिए चलने को कहा तो वो बोली कि यहाँ स्नैक्स खाकर पेट भर गया है। वो बार बार कह रही थी कि अपने कमरे में ले चलो, मगर मैं बार बार उसका ध्यान किसी और तरफ कर देता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।